विंटर्स में ब्रेन स्ट्रोक ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। अगर समर्स में हम 1 महीने में 4 पेशेंट देखते हैं तो विंटर में 1 महीने में 15 पेशेंट देखते हैं। सो लोगों को ये जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि स्ट्रोक क्या है और क्या नई ट्रीटमेंट है, वो आपके माध्यम से हम वो करना चाहते हैं। सो स्ट्रोक मेनली 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, एक जिसमें दिमाग में नस ब्लॉक हो जाती है। आम भाषा में जब हम बात करते हैं बोलते हैं ब्रेन में क्लॉट आ गया। क्लॉट डज नॉट मीन एनीथिंग। वो हम ब्लीडिंग को भी क्लॉट बोल देते हैं, ब्लॉकेज को भी क्लॉट बोल देते हैं, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। मरीज को सेम फीचर्स आते हैं लेकिन अंदर एकदम अलग चीज़ है। एक में नस फट जाती है, एक में नस ब्लॉक हो जाती है। तो आज जिसकी बात कर रहे हैं जिस स्ट्रोक की, उसमें नस फटने वाले स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि बीपी बढ़ गया, नस फट गई, पेशेंट आईसीयू चला गया। सो जब भी ब्रेन में हेमरेज होती है, 2 तरह की हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, दिमाग में जब भी ब्लीडिंग होती है 2 तरह की बीमारियां जनरली होती हैं। एक तो ये कि बीपी बढ़ा, उसकी वजह से कोई बहुत ही बारीक सी नस फट गई। उसकी जो ट्रीटमेंट है मोर और लेस कंजर्वेटिव है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट है कि आईसीयू में दाखिल कर दिया, सोजिश की मेडिसिन दे दी, ब्लड धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक एक ब्लीडिंग होती है जिसमें नस खराब है अंदर से। उसमें वो क्या खराबी है, उसको ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। वो होता क्या है कि जैसे गुब्बारा होता है, पानी के गुब्बारे होते हैं, हम देखते हैं होली पे, उसमें पानी भरते हैं, वो बढ़ता जाता है और जब और स्ट्रेच नहीं हो सकता फट जाता है। ऐसे दिमाग की नस कहीं ना कहीं वीक रह जाती है तो उसमें एक गुब्बारा बन जाता है। जैसे अगर आप ये देखें, इस तरह का ये नस इस तरह की दिखती है पाइप्स की तरह, तो ये गुब्बारा बन जाता है, ये साइज में बड़ा होता रहता है और जब और स्ट्रेच नहीं हो सकता ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसको ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। और ये जो टेक्निक, ये जो बीमारी है, इसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक। तो हमें पता कैसे चले कि मरीज को स्ट्रोक हो गया? पहली बात तो ये कि पता तो चले कि बीमारी क्या है। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, वो ये कि सिर दर्द होना। अब सिर दर्द भी हम सबको ही होता है, सुबह शाम सिर दर्द हो जाता है, स्ट्रेस हो गया, काम ज़्यादा हो गया, सोई नहीं। लेकिन इसमें ब्रेन हेमरेज में या ब्लीडिंग में जो सिर दर्द होता है उसको बोलते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। मतलब जिंदगी में कभी वैसा सिर दर्द उस पेशेंट ने महसूस ही नहीं किया होगा, इतना सीवियर होता है। और सिर्फ नॉर्मली हम सिर दर्द के लिए मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उससे सेटल हो जाता है, ये सेटल नहीं होता। आप कोई भी मेडिसिन ले लें, किसी भी हॉस्पिटल में ले लें, वो सिर दर्द इतना सीवियर है कि वो सेटल होता ही नहीं है, वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक रहता है। सो अगर किसी को जो एकदम नॉर्मल है, काम कर रहा है और सडन सीवियर हेडेक होता है, तो वो ब्रेन हेमरेज का एक बहुत क्लियर कट साइन है। उसके अलावा कुछ और साइंस हैं जो ब्रेन की किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। चक्कर आ गया, उल्टी आ गई, बेहोशी हो गई, चला नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, वो सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन सडन सीवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, इन्ना जोर का सिर दर्द होना कि तुहानू पहला कभी होया ही नहीं, वो ब्रेन हेमरेज का साइन है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, चल पता चल गया कि ब्रेन हेमरेज है, पता किस तरह चलूगा अंदर की है कि आप सीटी कर लिया, एमआर कर लिया, उससे दिख जाता है। कोई बहुत हाईफाई टेस्ट करने की लोड़ नहीं है, सीटी एमआरआई च सानू दिख जाता है ब्रेन च एन्यूरिज्म है कि नहीं। नाउ हमें डायग्नोसिस हो गया कि ब्रेन में एन्यूरिज्म है, तो करते क्या? पिछले 50-60 साल से दुनिया भर में सिर्फ ओपन सर्जरी होती थी। ओपन सर्जरी मतलब बाल हटाओ, हड्डी हटाओ, दिमाग को सेपरेट करो, अंदर जाओ, और एक चिमटी की तरह चीज़ होती है, जिसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये गुब्बारा दिखाया है एन्यूरिज्म, ये वो क्लिप है, इसको मेडिकल टर्म में एन्यूरिज्म क्लिप बोलते हैं। देखने में ये ऐसी चिमटी होती है, तो जहाँ से नस फटी है वहाँ पे ऐसी चिमटी लगा दी, तो उससे आगे ब्लड ने, उसके ये जो गुब्बारा है ये खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि हड्डी हटेगी, दिमाग को सेपरेट करना होगा, हैंडलिंग होगी, फिर अंदर जाएंगे, और अगर करते करते ऑपरेशन करते करते ये फट गया क्लिप लगाने से पहले, तो मरीज खत्म। सो मेडिकल साइंस हमेशा ये ढूंढती है कि क्या और बेटर हो सकता है। अब जैसे हार्ट की डिजीजेज में होता है, हार्ट में भी पहले किसी ज़माने में सिर्फ बाईपास होता था, ओपन सर्जरी होती थी, स्टेंटिंग नहीं होती थी। ऐसे ब्रेन में अब जैसे हार्ट में रिपेयर हो सकती है नसें, ब्रेन में भी बिना ब्रेन खोले नसें रिपेयर हो सकती हैं, जो कि मेरा फील्ड है, न्यूरो इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं। तो पीजीआई में मैं प्रोफेसर था इस फील्ड का। जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं पिछले 15 साल में, वो हमारे अंडर ही ट्रेन होकर निकले हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्रेन नहीं ओपन करना, बाजू में यहाँ पे एक 2 मिलीमीटर का छेद करना, या टांग के ऊपरी हिस्से में सिर्फ 2 मिलीमीटर का छेद, सारा इलाज उसके थ्रू होता है। क्या होता है
ये जो गुब्बारा है इसके अंदर हम कुछ मटेरियल डालते हैं, उससे भर देते हैं, तो गुब्बारे के अंदर जगह ही नहीं बचती, घूम नहीं जाता तो फटता नहीं, तो रिपेयर होता है। क्या डालते हैं, ये अगर आप देखें वायर दिख रही है आपको, ये इस तरह की वायर को मेडिकल टर्म में कॉइल्स बोलते हैं। ये प्लैटिनम मटेरियल की बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट, लाइफ लॉन्ग पेशेंट के अंदर रहती हैं। कुछ इस तरह से करते हैं, अगर आप समझ पाए मेरी बात। ये ग्लास मॉडल है, ये एंजियोग्राफिक इमेज है। अगर इसको हम गुब्बारा मान के चलें, जो ये दिख रहा है, इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक चीज़ जा रही है, ये कॉइल्स हैं। तो एक बहुत ही पतली सी ट्यूब, जिसको माइक्रो कैथेटर बोलते हैं, टांग से या बाजू से ब्रेन के अंदर, उस गुब्बारे के अंदर चले जाते हैं। हमें पेशेंट एक मशीन पे होता है कैथ लैब में, वहाँ पे हमें इमेज दिखती रहती है उसकी, हम उसको धीरे धीरे भरते रहते हैं। अब ये एक एक्चुअल पेशेंट की इमेज है, जिसमें ये काली चीज़ जो दिख रही है गुब्बारा सा, फुटबॉल सी दिख रही है, ये गुब्बारा है तकरीबन 5-6 मिलीमीटर का। ये जूम्ड है इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। सो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मटेरियल से इसके अंदर जाके इस तरह से कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं, और इसमें तब तक डालते रहते हैं जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। एक बार भर गया तो दोबारा फटने का रिस्क खत्म हो जाता है। सो वो जो पहले हम जिसका इलाज करते थे, जिसमें ब्रेन ओपन होना है, ब्लड लगना है, वो सब कुछ खत्म। बीमारी अभी भी वही है, खतरा अभी भी वही है, लेकिन हमें ब्रेन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, पहला केस आई थिंक आई डिड इन पीजीआई वाज 2006। उसमें अगर पीजीआई में 200 एनेरिज्म आते थे तो 4 या 5 पेशेंट में कॉइलिंग होती थी, क्योंकि नई तकनीक थी। 2005, 6, 7 की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में 90% ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें हम कॉइलिंग करते हैं, क्योंकि वो इतना इवॉल्व हो गई है ये ट्रीट पिछले 20 सालों में। ये अभी हमने जो आपको प्रेस नोट दिखाया उसी की एक इमेजेस हैं ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये टांग की हड्डी है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, ऐसे ये हार्ट के पीछे से होके ये ट्यूब दिख रही है, अंदर चले जाते हैं, और ये ब्रेन के यहाँ से होके, गर्दन से होके ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। इस तरह के एक्सरे की इमेजेस दिखती है हमें टेबल पे। सो ये वो गुब्बारा है जो फट गया था और पेशेंट स्ट्रोक के साथ हमारे पास आया था। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। नॉर्मल नस ऐसी होती है, यहाँ से सीधी पाइप आई, एक लेफ्ट चली गई, एक राइट चली गई। यहाँ पे जहाँ ये जंक्शन होता है वहाँ पे ये इतना बड़ा गुब्बारा बन गया। तो जैसे पिछले वीडियो में मैं दिखा रहा था, ये पेशेंट के पीछे स्कल है, ये हमें ओवरलैपिंग इमेजेस मिल जाती हैं, जिसमें हमें दिख जाता है कि हमें कहाँ पे जाना है। सब कुछ अंदर अंदर से हो रहा है। तो यहाँ से ये ट्यूब जा रही है अंदर से होके, एक ट्यूब यहाँ रखी है, दूसरी ट्यूब इसके अंदर जाएगी, और ये डॉट दिख रहा है, ये इतनी पतली ट्यूब्स हैं, जैसे शार्पन पेंसिल की टिप होती है जो हमारी, उतनी पतली हैं ये, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो उससे हम दिमाग के इस जो ये एनेरिज्म है उसके अंदर चले जाते हैं और उसको पैक करना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो धीरे धीरे ये कॉइल्स जा रही हैं, ये पहले वाइट था, अब ये ब्लैक होता चला जा रहा है, भरता जा रहा है। ये अभी भी बीच बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो वी कीप ऑन कॉइलिंग टिल ये पूरा ऐसे लड्डू की तरह पूरा भर जाता है। जब भर गया तो उसके बाद एंजियोग्राफी अब देखें, अब वो गुब्बारा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको कॉइल से पैक कर दिया। क्यों पैक कर रहे हैं? ब्लीडिंग तो ऑलरेडी हो गई, तो क्यों दोबारा इसको ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर हमें ब्रेन एनेरिज्म मिलता है जिसमें ब्लीडिंग हुई है, वो 100% दोबारा फटेगा। इसकी गंभीरता अगर सेवेरिटी बताऊं, 100 पेशेंट अगर ब्रेन एनेरिज्म जिसमें ब्रेन एनेरिज्म में ब्लीडिंग हुई, 33%, 1/3 पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेंगे ही नहीं, वो पहुंचने से पहले खत्म हो जाएंगे। और जो बाकी पहुंचे हॉस्पिटल, उनमें से भी अराउंड 30% पेशेंट जो हैं या ट्रीटमेंट के बावजूद भी या बचेंगे नहीं या बचेंगे पैरालिसिस के साथ। तो इतनी सीरियस बीमारी है। तो इसको अगर हम ब्रेन ओपन किए बिना ट्रीट कर पाते हैं तो हमारे पेशेंट का जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो ये एक टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। सो अगर आप भी अपने सर्कल में पूछेंगे तो हार्डली कोई 1-2 पेशेंट होंगे या लोग होंगे जिनको कुछ आइडिया भी होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा जगह उपलब्ध नहीं है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, पंजाब के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइवेट में भी ट्राई सिटी चंडीगढ़ वाला रीजन को छोड़ दे, लुधियाना में कुछ जगह पे अभी होना स्टार्ट हुआ है पिछले 2-3 साल से, उसके अलावा कहीं नहीं है। अमृतसर, हुशियारपुर, कहीं नहीं है, पटियाला। सो इसलिए लोगों को पता नहीं है। अल्टीमेटली वो सर्जरी होती है अभी भी मेनली लोगों के लिए। तो हमारा काम आपके माध्यम से है कि लोगों को पता हो कि ये एक नई ट्रीटमेंट, अब तो नई नहीं रह गई, पर एक ट्रीटमेंट उपलब्ध है जिसमें हमें ब्रेन ओपन नहीं करना और ब्रेन हेमरेज को ट्रीट कर सकते हैं।
कभी कभी जो गुब्बारे हैं वो इतने सिंपल नहीं होते जितना मैंने दिखाया, छेद बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक छेद है, तो अगर इसके अंदर मैं कुछ भी डालूंगा वो वापस नस में गिर जाएगा, नस ब्लॉक हो जाएगी। ऐसे केस में हम ब्रेन के अंदर भी स्टेंट डाल सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको शो करूं, ये स्टेंट है। जैसे हार्ट में स्टेंट डलते हैं, ब्रेन के अंदर भी स्टेंट डल जाते हैं, और स्टेंट की मदद से फिर हम अंदर जाके कॉइल्स कर सकते हैं। स्टेंट डाल दिया ताकि जो भी कॉइल यहाँ डाले वो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना गिरे, और इसको पूरा ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी किसी भी तरह की एनेरिज्म, बिकॉज ये एक गुब्बारे की तरह नहीं होती, किसी में छोटी, किसी में बड़ी, किसी में छेद छोटा, किसी में बड़ा, तो हमारे पास बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इस टेक्निक की जिससे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो वो आपसे शेयर करने के लिए मैं आया। जो हमारा हॉस्पिटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अब हम उसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। तो स्ट्रोक तो बहुत जगह ट्रीट होता है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रोक रेडी नहीं बोल सकते उसको, बिकॉज बाय डेफिनेशन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में 5-7 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रोक रेडी का वर्ड आप आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सुनेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है कि जैसे हॉस्पिटल आपको पता है NABH सर्टिफिकेशन ढूंढते हैं, तो जो अच्छे हॉस्पिटल है उनका NABH होता है, जो मिडिल लेवल के वो ट्राई करते हैं, छोटे के पास नहीं होता, नर्सिंग होम्स के पास बहुतों के पास नहीं होता। ऐसे स्ट्रोक इतना कॉमन है, तो गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ और प्राइवेट एजेंसी की तरफ से कोशिश है कि हम लेबल करें कि ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। किस हॉस्पिटल को स्ट्रोक रेडी का टाइटल मिलेगा? जहाँ पे सर्विसेज एक तो 24/7 है, ब्रेक नहीं है सर्विस में कि रात को 3 बजे भी अवेलेबल है, सुबह भी 3 बजे अवेलेबल है। दूसरा, वहाँ पे कुछ की डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। इमरजेंसी तो बहुत जगह पे होती है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन, मैं न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन 24/7 अवेलेबल है। अब अगर किसी जगह पे एक पर्सन अवेलेबल है, एक बंदा काम करता है, तो 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता, तो वो स्ट्रोक रेडी नहीं हो सकता। सो जहाँ पे एटलीस्ट 2 लोग हों हर एक स्पेशलिटी के, 24/7 कवरेज हो ये। दूसरा, CT MRI। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कि CT पेशेंट आया आपके पास, ब्रेन हेमरेज का या स्ट्रोक का पेशेंट आया, जाओ आप फलां सेंटर पे जाओ, CT करा के आ जाओ। वो मरीज़ गया CT करवाने, उसमें 2 घंटे लग गए, रिपोर्ट आने में फिर 4 घंटे लग गए, तब तक दोबारा ब्लीड हो गया पेशेंट का। सो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में CT MRI का उसी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, और ऑनलाइन रिपोर्ट का आना ज़रूरी है। रिटर्न रिपोर्ट की वेट नहीं कर सकते। आजकल थोड़ा ईजी हो गया व्हाट्सएप से कि इमेजेस व्हाट्सएप पे आता है। उसके अलावा ICU एंड रिहेबिलिटेशन अलॉन्ग विद एनेस्थीसिया। तो जिस भी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें 24/7 365 डेज अवेलेबल है, उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। और हमारा हॉस्पिटल बहुत जल्दी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन से ये रिकग्निशन मिल जाएगा। वो ऑलरेडी पेपर वर्क हो गया है, उन्होंने इंस्पेक्शन हो गया, तो वो जल्दी हमें वो भी मिल जाएगा। सो टू कंक्लूड, जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं। एक में नस ब्लॉक होती है, एक में नस फटती है। तो जिसमें नस फटती है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट क्या है? कॉइल डालते हैं, तो इसको एनेरिज्म कॉइलिंग बोलते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, कि तार डाल दी, रिपेयर कर दिया। कब करना चाहिए? ब्लीडिंग होने के बाद कब करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके, बिकॉज दोबारा ब्लीडिंग अगर हो गई तो जो 2/3 पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कुछ तो पहुंचेंगे ही नहीं हॉस्पिटल, वो भी नहीं बचेंगे। कहाँ होती है वो मैंने आपसे जिक्र किया कि कहाँ अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेटअप में सिर्फ PGI में और कहीं नहीं है, इस पूरे नॉर्थ ऑफ दिल्ली। एक्सपर्टीज़ कौन करते हैं? जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट बोलते हैं। अगेन ये टर्म बड़ी कॉमन नहीं है, बिकॉज लोग ही नहीं है। पूरे इंडिया में 500 लोग नहीं हैं जो न्यूरो इंटरवेंशन प्रैक्टिस करते हैं, और जो 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 भी नहीं है। मतलब 50 लोग हैं जिनको हम बाय नेम जानते हैं पूरे इंडिया में, जो 10-15 साल से ये चीज़ कर रहे हैं। कॉस्ट क्या है? बहुत ज़रूरी है जानना लोगों को कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट हाई है, बिकॉज इसमें जो भी सामान आज की डेट में यूज़ होता है वो बाहर से आता है, कुछ भी इंडिया में आज नहीं बनता। बहुत जल्दी हैदराबाद में कुछ सेंटर्स हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट कम होगा। पर अभी आज के डेट में प्रोसीजर कॉस्ट, जो ऑपरेशन की कॉस्ट जिसको बोलते हैं, फीस बोलते हैं, वो 70-80 हज़ार रुपया है। लेकिन जो इम्प्लांट्स है वो लाखों में है, तो कॉस्ट इम्प्लांट की अभी ज़्यादा है। और फ़ायदा क्या है इसका, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है कि अगर ब्रेन ओपन ही नहीं हो रहा, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा, तो हॉस्पिटल का स्टे कम होता है, पेशेंट को जो तकलीफ़ है वो कम होती है, बिकॉज कोई टांका नहीं है, कोई ब्लड नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगता है हमें भी बोलने में, आपको भी समझने में, कि अगर ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है तो हम ब्लड को क्रॉस मैच भी नहीं करते, क्योंकि ब्लड लॉस ही नहीं, देयर इज़ नो ओपन सर्जरी, देयर इज़ नो स्टिच।
जैसे हम बोलते हैं ना कि टांके खुलवाने के लिए हफ्ते बाद आ जाना है, महीने बाद आ जाना, देयर इज़ नो स्टिच। पेशेंट अगर रिपेयर हो जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, तो जैसे हमारे पास आता है वैसे ही जाता है। दैट डज नॉट मीन कि सारे ही पेशेंट ठीक होके जाते हैं, बिकॉज अगर वो आया ही बहुत गंदी हालत में है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो वो ऑपरेशन के बाद भी सर्वाइव नहीं करते कई कुछ केसेस में। बट मेजॉरिटी पेशेंट अगर टाइमली आ जाते हैं तो ठीक होके जाते हैं और चल के जाते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। सो आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो? कब होता है? कोई एक्सीडेंट केस में होता है कि डिप्रेशन वगैरह? नहीं, इस प्रॉब्लम में अनफॉर्चुनेटली रिस्क फैक्टर ऐसे वाले नहीं है कि वर्क से रिलेटेड हो या स्ट्रेस से रिलेटेड हो। ये जन्म से नस वीक रह जाती है किसी पॉइंट, जन्म से। पर वो अगर आप बचपन में सीटी करेंगे, एमआरआई करेंगे, तब दिखेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बनता है। इसको ऐड ऑन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें एक तो हाई ब्लड प्रेशर जिसका कंट्रोल नहीं हो, वो इसमें रिस्क फैक्टर बनता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ड्रिंकिंग एक रिस्क फैक्टर है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेन एन्यूरिज्म अगर बनना हो किसी में, जन्म से कुछ अगर इशू है, तो अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बीपी की वजह से ये गुवारा या एन्यूरिज्म बनता है। ब्लड प्रेशर इज अ रिस्क फैक्टर। सूजन बोलते हैं ना, सूजन सूजन कह लीजिए, हाँ आम भाषा नहीं। सूजन बेसिकली स्वेलिंग, तो ब्रेन में स्वेलिंग होगी ना, जो ये तो ब्रेन की नस में डिफेक्ट है। बनावट का नुक्स है। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 की बजाय अगर 6 उंगलियां हो गई तो आप बोलोगे कि बनावट का नुक्स है, सोजिश तो नहीं बोलोगे। ऐसी नस जो सीधी पाइप की तरह जा रही है, उसके अंदर गुब्बारा बन रहा है, प्रेशर बढ़ा, फिर ऐसे ब्रांचेस होती हैं। ब्रेन के अंदर नसें बिल्कुल ऐसी होती हैं, एक सीधी नस आएगी, वो 2 में बटेगी, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होती जाएंगी। तो कहीं पे भी नस, सपोज ये दीवार कमज़ोर रह गई, यहाँ से इतना सा पोर्शन कमज़ोर रह गया, वो पहले इतना बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर ऐसे सूज जाएगा बड़ा सा, और जब और सूज नहीं सकता या और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता, फट जाएगा। जब फटता है तब हमें पता चलता है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिसमें फटता नहीं है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो आसपास की जो नर्व्स हैं उस पर स्वेलिंग, वो दबाव पैदा करता है, तब पेशेंट को हमारे पास आता है कि दिखना बंद हो गया या चला नहीं जा रहा। पर वैसे केसेस कम होते हैं, ज़्यादा पेशेंट इंडिया में एटलीस्ट ब्लीडिंग के बाद ही आते हैं। अच्छा, ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, उसमें ट्यूमर एक अलग चीज़ है, बिल्कुल वो बीमारी अलग है। उसमें नसों की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो ब्रेन, जो हमारा काम करने वाला टिश्यू है, उसके अंदर जो सेल, हर एक चीज़ शरीर में सेल से बनती है। हमारा जितना भी बॉडी है वो सेल्स के जुड़ने से बनती है। तो ब्रेन में या कहीं पे भी शरीर में, जिसको अगर हम ट्यूमर बोलते हैं, तो जो सेल नॉर्मल सेल थे किसी टाइम पे, वो अनकंट्रोल्ड फैशन में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको हम ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं कि बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो अपने आप से 2, 4, 8 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और रसौली बन जाती है। तो ट्यूमर इज ए सेपरेट थिंग। आज की डेट में ट्यूमर का इलाज सर्जरी ही है या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है। आज के डेट में तो सर्जरी ही उसका है, सर्जरी, या अगर लेट स्टेज है तो कीमो या रेडियोथेरेपी। अच्छा सर, इसमें मरीज कितने घंटे के बाद फ्री हो सकता है हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल जो ऑपरेशन है वो 3 से 5 घंटे का ऑपरेशन है। 3 से 5 घंटे? हाँ, मैंने तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स। नहीं, ऐसे जाते उसको डायरेक्ट भी तो करना ना। ज़्यादा डेडिकेट चीज़ है कि एक एक तार को डाल के उसको सेटल करके फिर दूसरी तार, तीसरी तार, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो 3-4 घंटे 5 घंटे का ऑपरेशन है ये। मरीज होशो हवास में नहीं, बेहोश कर, क्योंकि ये जो इलाज है हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम तो अंदर से कर रहे हैं। तो हमें इमेज दिख रही है, जैसे आपको इमेज दिखती है, ऐसी इमेज दिखती है, बाहर स्क्रीन लगी होती है, इस तरह की मशीन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मशीन है जिस पे काम होता है। तो मरीज यहाँ लेटता है, यहाँ मरीज लेटता है, यहाँ इसका हेड होता है, ये ट्यूब्स है, एक्सरे की ट्यूब्स है, जिससे मरीज के अंदर की फोटो हमारे पास ऐसे स्क्रीन पे आती है। यहाँ पे हम खड़े होके इन फोटोज को देख के करते हैं। तो मरीज अगर हल्का सा भी हिलेगा, फोटो हिल जाएगी, तो वो जो 2-3 मिलीमीटर का कॉइल कहीं के और चली जाएगी, तो मरीज हमेशा बेहोश होता है। ऑपरेशन के बाद कितने घंटे में सर, कितने दिन रखते हैं मरीज को? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो 4 से 5 दिन में चला जाता है। ज़्यादा ब्लीडिंग है तो 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। पर वो सर्जरी से उसका तो संबंध तो है ना कि ब्लीडिंग कितनी है, एग्जैक्टली उसका सर्जरी से कोई लिंक नहीं है। जब तक वो ब्लड डिसॉल्व नहीं, आपको समझने के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर पेशेंट को एन्यूरिज्म डिटेक्ट हो गया, मान लो उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसने एमआरआई कराया और एन्यूरिज्म मिल गया, फटा नहीं है, तो मरीज जैसे आज आया
कल सुबह उसकी सर्जरी हुई, परसों वो घर चला जाएगा अगर ब्लीडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली ना। वो जो स्टे है दैट इज रिलेटेड टू कि कितना ब्लड है, उसकी मैनेजमेंट है। ऑपरेशन इतना मिनिमली इन्वेजिव है कि करने के 24 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, उनकी स्क्रीनिंग है, पैकेजेस में पहले दिख जाए, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है ना, कॉर्पोरेट पैकेजेस वगैरह होते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में 70-80% एन्यूरिज्म फटने से पहले डिटेक्ट हो जाता है। तो उनका 3 दिन का स्टे होता है, एक दिन आए, अगले दिन करवाया, उससे अगले दिन घर चले गए। पर हमारे यहाँ भी वो नहीं है। हमारे पास आज की डेट में तो 90% ब्लीडिंग के बाद ही आता है। वो पेशेंट आते हैं हमारे पास जो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि हमारा NRI बहुत पॉपुलेशन है पंजाब की, तो कनाडा सेटल है, ऑस्ट्रेलिया सेटल है, वहाँ उनका डायग्नोस हो जाता है, ट्रीट वो यहाँ आके करा लेते हैं, बिकॉज वहाँ महंगा बहुत है। जो चीज़ यहाँ 5 लाख की है वहाँ पे 50 लाख की है। यहाँ अगर 5 लाख लगते हैं, वहाँ 50 लाख लगते हैं। सो अब्रॉड इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली। सिम्टम सबसे बड़ा सिम्टम है हेडेक, पर वो सिरदर्द, पर वो आम सिरदर्द नहीं, ऐसा सिरदर्द जो जिंदगी में हुआ ही ना हो। मैं सिरदर्द बोलूंगा फिर तो सारे घबराएंगे कि सिरदर्द तो कभी भी होता ही रहता है ना, शाम को काम ज़्यादा हो गया, सिरदर्द हो गया, वो वाला सिरदर्द नहीं। ऐसा सिरदर्द जो कंट्रोल ना हो किसी मेडिसिन से और जिंदगी में पहले कभी हुआ ही ना हो। सडन सिवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, जिंदगी का सबसे गंदा, ये कि हमारी किताब में वर्ड लिखा होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, कि जिंदगी में कभी ना हुआ हो। ये इसका मेन सिम्टम है। बनावट का नुक्स है ना, वो जैसे पहले मैं बोल रहा था, अगर 5 की 6 उंगलियां, आप दुनिया की कोई दवाई ले लो, वो 5 नहीं होंगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही ये नस खराब हो गई है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन चलती हैं सोजिश कम करने के लिए, ब्लीडिंग को थोड़ा सुखाने के लिए, पर इस एन्यूरिज्म गुब्बारे की कोई मेडिसिन, जैसे हम पूरी खिलाते हैं साइड और खाली जॉब के लिए, उससे नहीं है। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है इन जनरल, मैं अपनी स्पेशलिटी की बात नहीं कर रहा, वो तब कामयाब होता है कि शरीर में कोई चीज़ बढ़ गई या कम हो गई, ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर। तो आपने दवाई दी, शुगर बढ़ गई, दवाई दी, उसने शुगर थोड़ी कंट्रोल कर दी, बीपी बढ़ गया, बीपी कंट्रोल कर दिया। जहाँ बनावट का नुक्स है, फॉर एग्जांपल पित्ते में पथरी है, वो बनावट का नुक्स है, वो आप कोई दवाई ले लो, वो नहीं जाएगा, है ना। तो जहाँ बनावट का नुक्स है, वहाँ सर्जिकल या इस तरह की एडवांस ट्रीटमेंट आ जाती है। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.